हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं द्विवेदी। तो आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसका चैप्टर 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग, जैसे कि भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया, इसका क्रोड हो गया। इसके बारे में डिटेल से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि चट्टानें किस प्रकार की होती हैं, जैसे कि अग्नेय चट्टानें का, अंतरिक्ष चट्टानें, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। तो उसी के बारे में यहाँ से हम डिटेल में आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो हमारी पृथ्वी क्या है, हमेशा गतिशील रहती है। इसके अंदर एवं बाहर क्या होता है, हमेशा लगातार कोई ना कोई परिवर्तन इसमें चालू ही रहता है। आपके मन में भी जाहिर सी बात है, कभी न कभी ख्याल आया ही होगा कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है, और जानने की जिज्ञासा होती ही है सभी के अंदर। इसी के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। यानी कि जिस तरह आपने कभी प्याज को खोला होगा, खाते होंगे तो उसको देखते होंगे कि उसमें कई परतें होती हैं, तो उसी तरह पृथ्वी में भी कई परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है, यानी भूपर्पटी इसको कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है, यानी कि जो भूपर्पटी है पृथ्वी की, वो सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो जैसे कि जो भूमध्य है, जैसे कि आप जिस जमीन पे हैं वहाँ पे इस भूपर्पटी की गहराई कितनी होती है, लगभग वो 35 किलोमीटर अंदर तक होती है। जब आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र से उसकी गहराई कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर उसकी गहराई होती है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। यहाँ पे देखिए भूपर्पटी दिया गया है, सबसे ऊपरी परत। यहीं पे क्या है, स्थलमंडल। फिर भूपर्पटी के नीचे क्या है, यहाँ पे मेंटल होता है, और मेंटल के नीचे क्या होता है, आंतरिक क्रोड होता है, जहाँ पे सिर्फ लावा के जैसी संरचना, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर होता है। आगे देखते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिना से, इसलिए इसे सियाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, Cl, SiAl, यानी सियाल इसको बोला जाता है। SI से क्या मतलब होता है, सिलिका, और L से मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिना। ठीक है। सागर एवं परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं इसको। तो ये क्या है, सबसे गहरी खान है यहाँ पे। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर पहुँचना असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यानी कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको समुद्र में जाकर समुद्र की गहराई के अनुसार आपको वहां से 6000 किलोमीटर नीचे खनना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ था, एक रसिया USSR जब हुआ करता था वो कंबाइन, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मतलब क्रूड को देखने के लिए क्या किया, खुदाई स्टार्ट कर दी। तो उन्हें मतलब बोरवेल के जितना पतला सा वो होल बनाते हुए लगभग 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो क्या हुआ था, नीचे से वहाँ से लावा का उद्गार होने लगा था। लावा का उद्गार समझते हैं क्या होता है, जब कहीं ज्वालामुखी आता है तो उससे जो निकलता है वो लावा। तो उन्होंने इतनी खुदाई कर दी उसको, लगभग 10 से 12 किलोमीटर, कि वहाँ से लावा निकलने लगा। इसलिए फिर उसको मजबूरी में बंद करना पड़ा। और प्रॉब्लम ये हो गई कि जिससे वो खुदाई कर रहे थे वो भी अंदर जा कर के गल गया था। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि पृथ्वी के अंदर तक खना जा सके, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाता है कि कोई भी चीज़ वहाँ पर टिक ही नहीं पाती है। आगे देखते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। इसे सीमय बोला जाता है, यानी कि सी से मतलब सिलिका और मै से मतलब मैग्नीशियम। तो देखिए जो स्थलमंडल होता है उसको सियाल बोला जाता है, और जो समुद्र के नीचे होता है उसको सीमय बोला जाता है। आगे देखते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो सबसे पहले भूपर्पटी होती है। भूपर्पटी स्थल में 35 किलोमीटर और समुद्रों में 5 किलोमीटर नीचे तक होती है। उसके नीचे क्या होता है, मेंटल वाला पार्ट होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये सबसे आंतरिक परत जो है क्रोड है, उसके ऊपर मेंटल है, उसके ऊपर भूपर्पटी है। यहाँ पे महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी में डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं महासागर है, महासागर की भूपर्पटी मतलब परपटी कहाँ से स्टार्ट होगी, ये पहले जल है, जल के नीचे से यहाँ से ये स्टार्ट होती है। और ये जो महाद्वीप है तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, महाद्वीपीय परपटी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 35, और यहाँ से मतलब कितनी गहराई होती है, लगभग 5। आगे देखते हैं। क्रोड की बात करें तो क्रोड जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, यानी क्रोड जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे बोला जाता है।
निफे बोला जाता है, यानी कि NiFe से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, निफे इसको बोला जाता है। नि से मतलब हो गया निकिल, फे से मतलब हो गया फेरस, तो याद रहेगा। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, यानी कि जो भी क्रोड है उसका तापमान और दाब बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर की होती है, यानी कि जो भूपर्पटी है वो पूरी पृथ्वी का कितना परसेंट होती है, 1% होती है। जो क्रोड होता है वो 15% होता है, और जो मेंटल होता है वो 84% होता है। आगे देखते हैं सेल एवं खनिज। तो यहाँ से हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भूपर्पटी को क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं निफे। निफे किसको बोला जाता है, ये क्रोड को बोला जाता है, निफे को। इसके अंदर क्या पाया जाता है, निकिल और फेरस पाया जाता है। अब सेल और खनिज को देखते हैं। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो कई प्रकार के सेल से बनी। सेल का मतलब क्या हुआ, चट्टानें हुई, ये छोटी छोटी पार्टिकल जो भी मिलकर बनाते हैं वैसे भी चट्टानें होती हैं, तो ये सेलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है, यानी कि जो भी भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं उनके प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल कई तरीकों से पाई जाती है, इनका आकार भी कई तरीके का होता है, इनका गठन कई तरीके का हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, जैसे कि अग्नेय सेल हो गया, इसको इग्नियस भी बोला जाता है। उसके अलावा अपसादी हो गया, इसको सेडिमेंट्री भी बोला जाता है। और फिर लास्ट में होती है कायांतरित, इसको मेटामॉर्फिक सेल भी बोला जाता है। यानी ये 3 तरह की मुख्यतः सेल पाई जाती हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ये जो मैग्मा निकलता है, मान लीजिए ज्वालामुखी से जो भी निकलता है वो मैग्मा होता है, तो ठंडा होकर क्या हो जाता है, जब ठंडा होता है धीरे धीरे तो ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं, यानी कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे जो लावा निकलता है वो ठंडा हो जाता है, तो उससे किस प्रकार की सेल बनती है, अग्नेय सेल बनती है। इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक अंतर्भेदी सेल, एक बहिर्भेदी सेल होती है। तो कितने प्रकार की होती है अग्नेय सेल, 2 प्रकार की, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? अगर आपने ज्वालामुखी नहीं देखा होगा तो आप YouTube में वैसे भी सर्च करके देख सकते हैं, वहां से आपको दिखाई दे। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर इस सतह पर आ जाता है। तो ये लावा कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकल करके आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो जब ये लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो धीरे धीरे वायुमंडल के संपर्क में आने से क्या होता है, ये ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होने से क्या होता है, ये ठोस हो जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। तो ये जो ऊपर आकर के ठंडा होकर बनता है इसको क्या बोला जाता है, बहिर्भेदी अग्नेय सेल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट हो गया। यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति दी गई है, इसको देख लेते हैं। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द यानी मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो बेसाल्ट क्या होती है, एक बहिर्भेदी अग्नेय सेल होती है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। दक्कन का पठार आपने सुना होगा, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है, यानी हमारे यहाँ का जो भी दक्कन पठार है वो बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। तो क्या होता है, जब लावा निकल करके बाहर वायुमंडल में आ जाता है हमारी पृथ्वी की सतह पर, तब तो बाहर निकल गया, इसलिए उसको बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उसी उद्गार के अंदर ही जम जाता है, पाइप के अंदर ही जम जाता है और वहीं ठंडा हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, अंतर्भेदी अग्नेय सेल, क्योंकि वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए बड़े दानों के रूप में हो जाता है। ग्रेनाइड ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइड आपने देखा होगा या सुना होगा, तो कैसा सेल है, अंतर्भेदी अग्नेय सेल होता है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइड से बने होते हैं। आगे देखते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो क्या होता है, सेल कभी कभी लुढ़क कर या चटक कर, यहाँ तक कि कभी कभी जल के साथ वो बहकर भी आती हैं, इधर उधर से पानी के बहाव के कारण भी उनमें मतलब टकरा कर वो भी टूट जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कणों का जो
निर्माण होता है वो अवसाद कहलाते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। क्या होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं, वहाँ पे ले जाकर उसको जमा दिया जाता है। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो क्या होता है, परत दर परत जमते जाते हैं और कठोर होकर एक सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। तो सबसे पहली कौन सी होगी, अग्नेय सेल। अग्नेय सेल जो डायरेक्ट लावा के ठंडा होने से बन जाती है। फिर अगला स्टेप आता है अपसेदी, यानी कि वही चट्टान जब टूट फूट कर पानी हवा के माध्यम से जाकर कहीं और जमने लगती है तो वो क्या कहलाती है, अवसादी सेल बन जाती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को, जो कभी कभी इन सेलों पर रहे हैं, के जीवाश्म भी मिलते हैं। तो क्या होता है, इस सेलों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। कैसे जीवाश्म, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर, सूक्ष्म जीव, इन सब के इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। किसमें, अवसादी सेल में। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। तो कायांतरित सेल कब बनती है, यही अग्नेय और अवसादी सेल पर जब उच्च ताप और दाब होता है तो यही कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो ज़्यादा ताप और दाब की वजह से किस में परिवर्तित हो जाती है, स्लेट में, और चूना जो होता है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। तो जो अवसादी सेल वो क्या होती है, कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो कठोर सेल होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घर बनाने में, सड़क बनाने में और इमारत बनाने में। इमारत का मतलब हो गया बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। तो क्या होता है, आप कई तरह के खेल भी पत्थरों से खेलते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसको पिट्ठू बोला जाता है, चिबिड्डे जिसको स्टापू या किटकिट बोला जाता है, ये तो नाम मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। 5 पत्थर जिसको गिट्टी बोला जाता है, ये गिट्टी मैंने सुना है। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई इससे जुड़ा खेल खेला है तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पे देखिए, ये लाल किला दिया गया है जिसके बारे में बताया गया कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ताजमहल किससे बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो कि किससे बनता है, चूने के काफ़ी ज़्यादा ताप और दाब की वजह से ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। इस तरह से मतलब इनका चक्र चलता रहता है, एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, इस तरह से सर्कल चलता रहता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। तो यहाँ पे चक्र में सबसे पहला चक्र क्या आता है कि जो भी लावा निकलता है या मैग्मा वो ठंडा होकर अग्नेय सेल में बनता है। फिर क्या होता है, ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं और अवसादी सेल का निर्माण करती हैं। तो ये अग्नेय सेल टूट कर दूसरे जगह पर जाकर जम जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है, अवसादी सेल बोला जाता है। ताप एवं दाब के कारण फिर इन्हीं अवसादी सेलों में क्या होता है, जब ताप और दाब पड़ता है तो ये अग्नेय एवं अवसादी सेल, ये दोनों क्या होता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कायांतरित सेल बोला जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है। तो फिर से चक्र यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन में पहुंच जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, मैग्मा निकलता है। मैग्मा से क्या होता है, वो अग्नेय सेल बनता है। नॉर्मल वो ठंडा होता है तो वो अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये कई तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अवसाद बनता है और जाकर जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है, वो अवसादी सेल का रूप धारण कर लेता है। अवसादी सेल में क्या होता है, जब ज़्यादा ताप और दाब पड़ता है तो उसमें परिवर्तन आता है और वो किसमें बदल जाता है, कायांतरित सेल में। जब कायांतरित सेल में ज़्यादा ताप दाब पड़ता है तो फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये एक सर्कल चक्र चलता रहता है। इसी को क्या बोला जाता है, सेल चक्र बोला जाता है। आगे देखते हैं, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। तो ये जो सेल होती हैं वो कई प्रकार के खनिज से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो खनिज में क्या होता है, इनका जो भौतिक गुण होता है वो निश्चित होता है और रासायनिक मिश्रण भी इनमें निश्चित होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि
एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ये सभी एक खनिज ही हैं और ये सेल के ही प्रकार हैं। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। हमारे राज्य में जैसे मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, पन्ना में हीरा निकलता है और भी कई तरीके के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। तो उसी तरह आप भी इसकी जानकारी रखिए कि आपके राज्य में क्या क्या महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ निकलते हैं। ये चैप्टर काफ़ी छोटा था पर इसमें जानकारी काफ़ी बड़ी दी गई थी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, पृथ्वी के बारे में हम। तो सबसे पहले क्या होता है, भूपर्पटी होती है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्रोड होता है। भूपर्पटी को किससे बोला जाता है, सियाल बोला जाता है, और क्रोड को नीफे बोला जाता है। और ये जो मेंटल होता है इसको क्या बोला जाता है, मेंटल को बोला जाता है सीमा। ये 3 शब्द आप याद रख सकते हैं। भूपर्पटी को क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। उसके नीचे मेंटल होता है जिसको क्या बोला जाता है, इसको सीमा बोला जाता है, इसको सीमा बोला जाता है। और क्रोड होता है, क्रोड को क्या बोला जाता है, नीफे बोला जाता है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। इसी से पता चलता है कि सी से मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम पाया जाता है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्रोड में निकिल और फेरस पाया जाता है। इससे आप ये याद रख सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे चट्टानों के बारे में पढ़ा। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। सबसे पहले अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, वो टूट फूट करके किस में परिवर्तित हो जाती है, अवसादी में। फिर अवसादी चट्टान में जब ज़्यादा ताप और दाब पड़ता है तो वो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। फिर कायांतरित में जब ज़्यादा दाब और ताप पड़ता है तो फिर से रिटर्न होकर के लावा में बन जाता है, और फिर से अग्नेय। इस तरह से पूरा चक्र चलता रहता है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।